अस्सलाम वालेकुम। बेटा, हम अपनी लास्ट लेक्चर में डेटिव बॉन्ड तक पहुंचे थे। मैंने आपको दो होमवर्क दिए थे। एक दिया था AlCl3, AlCl3, Al2Cl6, और एक मैंने आपको होमवर्क दिया था HNO2O के साथ मिलेगा तो HNO3 बनेगा बेटा। अच्छा, मैं पहले वो दोनों होमवर्क आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। थोड़ा देखिएगा। AlCl3 बेटा, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले मैं Al2Cl6 समझा देता हूं आपको। और मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास से भी ये कहा था बेटा कि पहले कोवलेंट बॉन्ड्स बनाया करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल AlCl3 ये हो गया। ये एक कोवेलेंट AlCl3 हो गया। अब दूसरा, एक और AlCl3 मॉलिक्यूल बनाता हूं। लुक एट हियर। अच्छा, हेलोजेंस अगर एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लें तो उनके आउटर मोस्ट शेल में 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टिल रिमेनिंग बचते हैं। तो मैं कह सकता हूं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब होता क्या है कि देखो, सेंट्रल एटम कौन से बेटा? एल्यूमिनियम है, ठीक है। और डेटिव बॉन्ड्स हमेशा कहाँ बनते हैं? सेंट्रल एटम्स के बीच में बनते हैं। तो हो क्या रहा होगा कि पहले इस क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन इस एल्यूमिनियम को डोनेट किया होगा और फिर अपने रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लिया होगा। अगर लेफ्ट साइड वाला एल्यूमिनियम क्लोराइड का क्लोरीन राइट साइड वाले एल्यूमिनियम की हेल्प कर रहा है, तो राइट साइड वाले एल्यूमिनियम क्लोराइड का क्लोरीन लेफ्ट साइड वाले एल्यूमिनियम की हेल्प कर सकता है। कैसे? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और उसके बाद उससे बॉन्ड बना ले। तो यानी ये सिचुएशन कुछ ऐसी हो जानी चाहिए। ये देखिएगा बेटा, AlCl3, AlCl3, इस क्लोरीन ने डेटिव बॉन्ड बनाया इस एल्यूमिनियम के साथ, इस क्लोरीन ने डेटिव बॉन्ड बनाया इस क्लोरीन के साथ बेटा। ये हो गया Al2Cl6। इसे हम लोग जर्नली डाइमर कहते हैं। डाई का मतलब होता है दो, और मर मीन्स मॉलिक्यूल। तो डाइमर का मतलब दो मॉलिक्यूल। तो दो मॉलिक्यूल की कॉम्बिनेशन से जो चीज बनी है हम उसे डायमर कहते हैं। एक हो गया। एक और होमवर्क था नाइट्रस एसिड। देखो बेटा, जब भी आपको डेटिव बॉन्ड बनाना हो, मैं हमेशा कहता हूं पहले आप क्या बनाएं? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएं। तो हम पहले HNO2 बना लेते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा जो होमवर्क है HNO2, देखिएगा फॉर एग्जाम्पल N क्रॉस क्रॉस O, क्रॉस O। ये देखिए, ये मैं HNO2 बना रहा हूं पहले, ठीक है। ये हो गया HNO2। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बनाए बेटा, तो उसके पास एक लोन पेयर रहता है। अब आपने इस HNO2 के अंदर एक ऑक्सीजन ऐड करना था। और मैंने आपसे क्या कहा था कि नाइट्रिक एसिड के अंदर एक डेटिव बॉन्ड होता है। तो बेटा, अब आप देखिए, अगर आपके पास एक ऑक्सीजन है और आपने इसको जोड़ना है इस HNO2 के अंदर, तो बेटा ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। तो 1 2 1 2 1 और 2 हो गया।
होगा क्या, ये नाइट्रोजन इस ऑक्सीजन की हेल्प कर सकता है टू मेक द डेटिव बॉन्ड। तो ये दो होमवर्क दिए थे मैंने आपको बेटा। अब आप इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नाइट्रिक एसिड बेसिकली ऐसा होता है, ओ एच, और बेटा ये होता है नाइट्रिक एसिड HNO3। तो जब कभी भी आप डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड बनाएं तो मैं आपसे हमेशा कहता हूं पहले कोवेलेंट बना लिया करें, और जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी खत्म हो जाए तो हम लोग क्या बनाते हैं, डेटिव बॉन्ड। इसके साथ ही मेरी 4 टाइप्स की केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो गई। मैंने आपको सबसे पहले आयोनिक रिवाइज कराया, फिर मैंने आपको कोवेलेंट रिवाइज कराया, फिर मैंने आपको मेटालिक रिवाइज कराया बेटा। और मेटालिक रिवाइज करने के बाद उसके बाद मैंने आपको जो पढ़ाया है वो है डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। तो बेटा ये दो मैंने आपको होमवर्क दिए थे, और इन दो होमवर्क के अंदर बेटा मुझे यकीन है आपने किया होगा, सही है। और आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो टोटल मैंने आपको डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड की 10 एग्जाम्पल दिए। ओके, मैं आपको आज अब दोबारा बता दूंगा, और क्लास के एंड में शुरू से दिखा दूंगा। हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, यानी अब हम आएंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक टर्म समझाना चाह रहा हूं छोटी सी। उस टर्म का नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम इन शॉर्ट ई एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जर्नली हम लोग इसको लिखते हैं ई एन बेटा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब शॉर्ट में आप ई एन लिख सकते हैं इसको। पहले अगर आप इस टर्म को थोड़ा सा समझ लें तो मुझे यकीन है इंशाल्लाह आगे की चीजें आपको आसान लगेंगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को समझने से पहले इस टर्म का बहुत अच्छे तरीके से समझना जरूरी होता है। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा, इसकी डेफिनेशन तो जरा समझिएगा। जैसे बेटा एक HCl का मॉलिक्यूल है, ठीक है, सपोज करो एक आपके पास HCl का मॉलिक्यूल है। तो अगर आप HCl के मॉलिक्यूल को जर्नली जैसे रफली एक उसकी डायग्राम बनाएं और उसके कोवेलेंट बॉन्ड को जरा कंसीडर करें बेटा, तो आप इसको कुछ इस तरीके से बनाना चाहेंगे, मुझे यकीन है। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज हाइड्रोजन, इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है बेटा, एंड दिस इज क्लोरीन, और इसके न्यूक्लियस के अंदर 17 प्रोटॉन होते हैं, और इनके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, ठीक है। ये मैंने बनाया है HCl का मॉलिक्यूल। अच्छा, आपको ये बात पहले से पता है बेटा कि इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो दो एटम्स के बीच में शेयर हुआ था उसे शेयर्ड पेयर कहते हैं, बॉन्ड पेयर भी कहते हैं इसको, शेयर्ड पेयर। अच्छा, इस शेयर्ड पेयर पे क्लोरीन की न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगी, बिल्कुल होगी, और इस शेयर्ड पेयर पे प्रोटॉन ऑफ हाइड्रोजन यानी न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगी। अब अगर आप गौर से देखें बेटा, इस कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर इस शेयर्ड पेयर को दोनों ही न्यूक्लियस अपनी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहे होंगे, यानी प्रोटॉन्स इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे होंगे, ठीक है। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से कोई न्यूक्लियस शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींच ले, जैसे फॉर एग्जांपल अगर HCl में मैं आपसे पूछूं बेटा कि किस न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस शेयर्ड पेयर पे स्ट्रॉन्गर है, तो आप कहेंगे Cl की। तो अगर आप
ऑनेस्टली HCl का मॉलिक्यूल ड्रॉ करें तो जरा गौर से देखिएगा, वो ऑनेस्टली ड्रॉ करने में कुछ ऐसा होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा H और मैंने यहां लिखा Cl, मैंने लिखा H, मैंने यहां लिखा Cl, मैंने लिखा H और मैंने लिखा Cl। गौर से सुनिएगा, आप कहते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ क्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर बिकॉज ऑफ द 17 प्रोटॉन। तो आपका क्या ख्याल है कि ये शेयर्ड पेयर एग्जैक्टली सेंटर में होना चाहिए, थोड़ा सा हाइड्रोजन की तरफ होना चाहिए, या थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ होना चाहिए? डेफिनेटली ऊपर की दो डायग्राम्स गलत हैं बेटा, नीचे वाली डायग्राम सही है। ऐसा क्यों हुआ कि आपका शेयर्ड पेयर थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ चला गया इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन? बिकॉज आप कहेंगे कि क्लोरीन के नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हैं, उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस शेयर्ड पेयर पे ज्यादा है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बेटा, जिसकी वजह से कोई एटम शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींच ले, हम उसे कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसने लगाई है इस शेयर्ड पेयर को खींचने के लिए बेटा, मैं कह रहा हूं दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यहां पे गौर से देखिएगा, एक और बात, मैं डेफिनेशन बिल्कुल लिख दूंगा, पहले मुझे चीजों को समझा लेने दीजिएगा, ठीक है? अच्छे तरीके से समझा लेने दीजिएगा। अगर आप कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक फोर्स है जिसकी वजह से न्यूक्लियस प्रोटॉन्स शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचते हैं, तो बेटा आपको यह बात समझ में पहले से आ चुकी होगी कि यार अगर इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाए फ्रॉम वन एटम टू अदर तो चार्ज माइनस और प्लस आ जाएंगे। लेकिन यहां पे इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम कंप्लीटली अनदर एटम्स के अंदर ट्रांसफर नहीं हुआ है, बल्कि थोड़ा सा दूर हो गया है ना? तो होगा ये बेटा, अगर आप इसे गौर से देखें तो आपको एक बात और समझाता हूं। हुआ क्या, अगर आप HCl का मॉलिक्यूल देखें बेटा, तो H का इलेक्ट्रॉन कंपैरेटिवली H से ज्यादा दूर है और Cl से ज्यादा करीब है। अगर तो पूरे का पूरा Cl की तरफ चला जाता H का इलेक्ट्रॉन, तो Cl नेगेटिव हो जाता और H प्लस हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। थोड़ा सा H से दूर हुआ और थोड़ा सा Cl के करीब हुआ, तो आप कहते हैं Cl पे थोड़ा सा नेगेटिव आ जाएगा और H पे थोड़ा सा पॉजिटिव आ जाएगा। ये जो मैंने साइन बनाया है बेटा, इसका मतलब होता है थोड़ा सा, इसे आप कहते हैं स्लाइटली, या इसे आप कहते हैं पार्शली। अब देखिए, एक स्टेप बस चेंज है, आपको बात समझ में आ जाएगी। अगर कोई आपसे पूछे कि यार सपोज करो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट अभी नहीं बताया गया, और अगर कोई आपसे पूछे ये बताओ HCl के मॉलिक्यूल में Cl थोड़ा सा नेगेटिव और H थोड़ा सा पॉजिटिव क्यों है, तो आप जवाब देते सर इसलिए है कि Cl की न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, और H की न्यूक्लियर फोर्स कम है तो वो बेचारा खींच नहीं पाता, उससे दूर चले जाते हैं। लेकिन जब आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट हो जाए तो अब आप जवाब कैसे दे सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं यार HCl के अंदर Cl स्लाइटली नेगेटिव और H स्लाइटली पॉजिटिव क्यों है, तो आप क्या बोलेंगे? दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसकी वजह से वो शेयर्ड पेयर को खींचता है, जबकि H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। क्या मतलब? वो फोर्स जिसकी वजह से H शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचता है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आने की वजह से Cl स्लाइटली नेगेटिव हो गया और H स्लाइटली पॉजिटिव हो गया। इस बात को आप और अच्छा समझ सकते हैं अगर मैं आपसे यही सवाल पूछूं, सेम सवाल, ये बताओ अगर HCl में Cl नेगेटिव और H पॉजिटिव हो जाता है, तो H वाले मॉलिक्यूल में नेगेटिव पॉजिटिव क्यों नहीं बनते?
दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो अब आप न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन शेयर्ड पेयर की जगह क्या वर्ड यूज किया करें? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं? जिससे कोई भी एटम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, उस अट्रैक्शन फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आई होप अब आपको मेरी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, तो मैं लिख देता हूं। मैंने क्या कहा आपसे बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन by which an atom attracts shared pair of electron towards itself बेटा। ठीक है, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसकी वजह से कोई एटम शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचे बेटा, हम उसे कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, अच्छा ये तो हो गया डेफिनेशन। आई होप बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि उसके न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है। एच किसी एच किस में होता है बेटा? तो एक प्रोटॉन है जानू। कितने प्रोटॉन है? एक। जबकि उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है? 17। तो 17 प्रोटॉन की न्यूक्लियर फोर्स एज कंपेयर टू वन प्रोटॉन विल बी ग्रेटर। इवन अगर आप ये भी कह सकते हैं कि क्लोरीन में शील्डिंग होती है, फिर भी जी, फिर भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स का बहुत बड़ा डिफरेंस है ना, इसलिए। एक छोटा सा टॉपिक और है इसी का, इलेक्ट्रोनेगेटिव कंटिन्यू करता हूं। ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा। आपको मैंने इससे पहले भी एक दफा एक बात बताई थी अपने लेक्चर के अंदर। जब भी हम केमिस्ट्री में वर्ड ट्रेंड यूज करते हैं, इसका मतलब होता है लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम। ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा। ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब हम लेफ्ट टू राइट चेक करेंगे कि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन शेयर्ड पेयर पे क्या फर्क पड़ता है, और टॉप टू बॉटम चेक करेंगे। अच्छा जरा मेरा साथ दीजिएगा, बहुत आसान है। सबसे पहले मैं लेफ्ट टू राइट चेक कर लेता हूं, जरा देखें what happens to the electronegativity from left to राइट। अच्छा, सबसे पहली बात, आई होप आपको याद हो, अल्लाह करे आपको याद है, लेफ्ट टू राइट रेडियस डिक्रीज होता है। अब देखें, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो रेडियस डिक्रीज होता है। क्यों? नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होती है। ये बात मैंने आपको आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड में भी बताई है। तो अब आप सोचो, अगर लेफ्ट टू राइट आपका रेडियस छोटा हो रहा है, आप लेफ्ट टू राइट गए, ठीक है, रेडियस पे क्या फर्क पड़ा बेटा? इट डिक्रीजेस। न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी प्रोटॉन्स क्या हो रहे हैं? इंक्रीज। बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा? टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर, इंक्रीज होगी बेटा। दैट्स इट। कितनी सिंपल सी बात। दोबारा सुनिए, अगर आप इस ट्रेंड को टॉप टू बॉटम देखें बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टॉप टू बॉटम, तो होता क्या है?
टॉप टू बॉटम आते हुए आपका रेडियस क्या होता जाता है, इंक्रीज। अब बताओ, अगर रेडियस इंक्रीज होगा बेटा तो व्हाट हैपेंस टू द शील्डिंग, इंक्रीजेस। यानी ऊपर से नीचे आते हुए अगर आप ट्रेंड चेक करें बेटा, तो ऊपर से नीचे आते हुए रेडियस बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है। अंदर के शेल वाले इलेक्ट्रॉन यानी कि शील्डिंग क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो बेटा जो न्यूक्लियर फोर्स है, इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अब क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी वो फोर्स जिससे आप शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करते हो उस पर क्या फर्क पड़ेगा, डिक्रीज होगी। अच्छा, एक आप उसको पहले से गेस कर चुके होंगे। आप चेक करें बेटा, जो ट्रेंड आयोनाइजेशन एनर्जी में था एग्जैक्टली वही ट्रेंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि ऐसा क्यों होता है तो उसका सिंपल सा जवाब है, दोनों न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करती है। दोनों लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, क्यों, बिकॉज रेडियस छोटा होता है, न्यूक्लियर फोर्स बढ़ती है, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट होता है, आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। सेम यही काम टॉप टू बॉटम होता है आयोनाइजेशन और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर। ऊपर से नीचे आते हुए आपका रेडियस बढ़ता है, शील्डिंग बढ़ती है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स क्या हो रही है, कम हो रही है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी है। वो भी न्यूक्लियर फोर्स की वजह से, ये भी न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। इसीलिए जो ट्रेंड जो ट्रेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का होता है बेटा, एग्जैक्टली वही ट्रेंड किसका होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दोनों के ट्रेंड सेम रहते हैं। जो ट्रेंड आयोनाइजेशन का बेटा, एग्जैक्टली वही ट्रेंड किसका होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अब इससे हमें एक बात पहले और समझ में आ गई, छोटा सा की पॉइंट याद रखिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किन दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, अगर आप गौर से देखें तो दो मेन फैक्टर है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नंबर वन न्यूक्लियर फोर्स, और नंबर टू रेडियस के बाद शील्डिंग बेटा। न्यूक्लियर फोर्स बढ़ाओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, शील्डिंग बढ़ाओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, दैट्स इट। तो अच्छा, न्यूक्लियर फोर्स भी बेसिकली रेडियस के साथ ही होती है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे एक बात और, छोटा सा एक और, अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे इंशाल्लाह पूरी बात समझ में आ जाएगी। मैंने कहा लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और मैंने कहा टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो बेटा थोड़ी देर सोचो, अगर मैं आपसे कहूं यार जाओ जरा पीरियोडिक टेबल में मुझे 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स ढूंढ के लाओ, 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स ढूंढ के लाओ। तो मुझे यकीन है आप सबका जवाब ये होगा कि 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पीरियोडिक टेबल में टॉप राइट पे मिलेंगे। एग्री। अब मैं अपनी सेंटेंस को रिवाइज करता हूं, आप कोशिश कीजिए डॉट्स को कनेक्ट कीजिए। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर हमें मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स ढूंढने हो तो वो कहां मिलेंगे, टॉप राइट पर। कहां मिलेंगे, टॉप राइट के ऊपर। और मैं अगर आपको बोलूं मुझे 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ढूंढो, तो तुम टॉप राइट के 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ला सकते हो। मोस्ट कैसे, टॉप राइट पे अगर आप जाएंगे बेटा तो आपको
तीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मिलेंगे और वो होंगे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। बेटा कुछ लोग इन्हें नॉफ पढ़ते हैं, कुछ लोग इन्हें फॉन पढ़ते हैं। तो विच थ्री most electronegative atoms are present in the periodic table, that is nitrogen, oxygen and fluorine। और इन तीनों में भी अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ढूंढ के दो तो क्या बोलोगे? फ्लोरीन। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यानी फ्लोरीन दुनिया का ऐसा एटम है जिससे आज तक कोई शेयर्ड पेयर नहीं खींच सका। ये सबसे खींच लेता है, इससे आप नहीं खींच सकते। क्यों? इसकी फोर्स सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है फ्लोरीन। तो ये तीनों आपने याद रखने। क्यों? क्योंकि बेटा जब हम इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ेंगे ना, तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस के अंदर आपको चीजों को जरा समझना होगा। तो ख्याल रखिएगा। हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहले। ये इंट्रोडक्शन था किसका बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहते हैं जिसकी वजह से कोई भी एटम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। आते हैं सबसे पहले टाइप की केमिकल बॉन्डिंग में बेटा, और उसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। मैं इसको इंटरमोलिक्यूलर फोर्स में पहली बॉन्ड को ए कह देता हूं, ठीक है? हाँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या केमिकल बॉन्डिंग 7 टाइप की है ना, तो ये 5th टाइप की केमिकल बॉन्ड है बेटा, और इसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, मैं वही चाहूंगा कि पहले मैं आपको डेफिनेशन समझा दूं। जरा गौर से देखिएगा बेटा। सपोज करो मेरे पास पानी का एक गिलास रखा हुआ है, उसमें बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होंगे, ठीक है? जरा देखिएगा वाटर को गौर से। HOH। ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेटा, तो ये स्लाइटली नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा। तो अगर ऑक्सीजन स्लाइटली नेगेटिव रहेगा तो बेटा दोनों हाइड्रोजन स्लाइटली क्या रहेंगे? पॉजिटिव। अब आप सोचो, अगर बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल हैं एक ग्लास ऑफ वाटर में बेटा, तो क्या कुछ ऐसा नहीं होगा कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे? आप चेक करें, ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्यों कह रहा हूं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? इसलिए कह रहा हूं बेटा कि ये बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का रीजन बन रही है, इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। मैं आपको एक एग्जांपल और देना चाह रहा हूं, जरा गौर से देखिएगा। सपोज करो बेटा कि एक कंटेनर में हाइड्रोजन फ्लोराइड लिक्विड रखा हुआ है, HF। गौर से देखिए, HF। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, और बेटा हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये प्लस हो जाएगा। अगर एक कंटेनर में हाइड्रोजन फ्लोराइड रखा हुआ है तो वहां बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे HF के। बिल्कुल होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। क्या आपको नहीं लगता कि एक HF का मॉलिक्यूल दूसरे HF के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर सकता है? क्यों? इसलिए कि एक नेगेटिव टर्मिनल दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव टर्मिनल को अट्रैक्शन कर सकता है ना। नेगेटिव पॉजिटिव किसी को अट्रैक्ट करते हैं। इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को जो बिटवीन दीज टू मॉलिक्यूल है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। दोबारा सुने, एक एग्जांपल और देता हूं फिर डेफिनेशन समझाऊंगा।
जैसे अमोनिया मॉलिक्यूल है बेटा, NH3 अमोनिया। नाइट्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। अगर एक कंटेनर में अमोनिया गैस रखी हुई है, तो उस अमोनिया गैस के पार्टिकल्स के बीच में, यानी मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकती है। कैसे बताओ? अगर अमोनिया मॉलिक्यूल पे ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस हैं बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर सकता है, कर सकता है। इसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई, मैं चाहूंगा कि मैं डेफिनेशन समझाने से पहले आपको एक आखिरी एग्जांपल और दे दूं। जैसे फॉर एग्जांपल लुक एट हियर, जरा HCl मॉलिक्यूल को देखिएगा बेटा। HCl एक कंटेनर में HCl गैस रखी हुई है, तो बेटा क्लोरीन राइट साइड पे होता है। राइट साइड वाले मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, हेलोजन आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बेटा। तो आपको नहीं लगता कि HCl के मॉलिक्यूल के अंदर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। कैसे? ये स्लाइटली नेगेटिव, ये स्लाइटली पॉजिटिव। इसी तरह अगर आप एक और HCl मॉलिक्यूल लिखें बेटा, तो ये स्लाइटली पॉजिटिव और ये स्लाइटली नेगेटिव। तो क्या एक HCl के मॉलिक्यूल की दूसरे HCl के मॉलिक्यूल के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती होगी? बिल्कुल होती होगी, प्लस और माइनस है। बट इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कहते। इससे आपको बात समझ में आ जाएगी। देखो बेटा, अगर आपको डेफिनेशन भले ना पता हो, लेकिन आपको मेरी एग्जाम्पल से इतना जरूर क्लियर हो गया होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उस वक्त हाइड्रोजन बॉन्ड होती है जब उसमें कौन से तीन एटम इन्वॉल्व हो? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। कौन से मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम? NOF बेटा। अगर ये तीन होंगे तो तो आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या कहलाएगी? हाइड्रोजन बॉन्ड, वरना नहीं कहलाएगी। अच्छा, अब आप सोचें, डेफिनेशन लिखवाऊंगा तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं आप बात पूरी समझ में आ जाएगी। यहां देखिए बेटा, अगर किसी एटम पे प्लस चार्ज हो या स्लाइटली प्लस चार्ज हो, तो हम उसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड होने के लिए तीन शर्तें समझा रहा हूं, फिर लिखवाऊंगा। तीन शर्तें सुनिए। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन। ये कोवेलेंटली किसके साथ बॉन्डेड है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। NOF की बात कर रहा हूं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। दो शर्तें होंगी। पहली शर्त, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन। दूसरी शर्त, बॉन्डेड किसके साथ होना चाहिए? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। तीसरी शर्त, नेबरिंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर किसी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के अंदर ये तीन कंडीशंस होंगी, तो आप उसे क्या बोलोगे? ये बॉन्डिंग कौन सी है? हाइड्रोजन बॉन्ड। मुश्किल नहीं है, बट आपको एक दफा अच्छे तरीके से कंसंट्रेट करना होता है। आप चेक करें बेटा, मैंने इसे कहा कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। ये वाली ये वाला जो मैंने बनाया है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। तो बेटा ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों नहीं है? आप चेक करें कौन सा रूल वायोलेट हुआ है। आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन बॉन्डेड टू मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, और नेबरिंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी नहीं है, इसलिए आप इसे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कह सकते।
तो बेटा आप पहले डेफिनेशन सुनो, मैं आपको और एग्जाम्पल देता हूं, मजीद एग्जाम्पल दूंगा, अभी बात नहीं खत्म हुई, पहले बात को समझिएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड, कब हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, लेट मी राइट इट फॉर यू। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, अच्छा मैं इसे ना कलर चेंज करके लिखता हूं, मैं इसे ना कलर चेंज करके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, ताकि मैं तीनों कंडीशंस लिख दूं ना इसके अंदर, तो आपको समझ में आ जाए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन bonded to most इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी मैं किसकी बात कर रहा हूं, NOF की, एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड नेबरिंग नेबरिंग BOR लिखा हुआ है इसने, अबे यार अमेरिकन और उसमें भी तो मसले हैं, एंड नेबरिंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम is called hydrogen bond। अच्छा मैंने कोशिश ये की कि मैं ना ब्लैक से उसको लिखूं ताकि ना वो आपको समझ में आ जाए बात, कि तीन कंडीशंस हैं हाइड्रोजन बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड होने के लिए। मुझे यकीन है ये एकदम से बात नहीं समझ में आती, तो मैं ना तुम्हें कुछ एग्जांपल्स और देना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल बेटा यहाँ देखिएगा, फॉर एग्जांपल जैसे वाटर है, आपने वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स कर दिया, जरा चेक करते जाइएगा हो क्या रहा है, जरा देखें, हो ये रहा है HOH होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। OC डबल बॉन्ड O, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। अब देखिए बेटा, क्या कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में डालने से हाइड्रोजन ऑफ वाटर ऑक्सीजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक इंटरमोलिकुलर फोर्स शो करेंगे, फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन, यस। चेक करें, इज इट हाइड्रोजन बॉन्ड? द राइट आंसर इज
यस, इट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। एक और एग्जांपल देता हूं, जरा बात समझिएगा ताकि आपको रूल समझ आ जाए। देखिए फॉर एग्जांपल, आपने H2O को HCl में डाला, इंशाल्लाह उम्मीद है इसके बाद आपको बात अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। ये देखिए HOH, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। अब देखिए Cl और H, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अगर आप HCl को पानी में डालेंगे तो बेटा क्या Cl नेगेटिव H प्लस आयन के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करेगा? बिल्कुल करेगा। लेकिन आप इसे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कह सकते। रीजन सुने, अच्छी तरह सुने। इसमें कौन सा रूल वायोलेट हुआ है, गौर से देखिए। मैं उसको अलग से करके समझाता हूं, अल्लाह करे आपको मेरी बात समझ में आ जाए। यहां देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन है, रूल या कंडीशन वन फुलफिल्ड। ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्डेड है, सेकंड कंडीशन फुलफिल्ड। चेक करें इसका नेबरिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम NOF में से है? नहीं है। थर्ड वाला रूल वायोलेट हो गया, नेबरिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम NOF में से नहीं है। इसका मतलब है ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड उस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को बोलते हैं बेटा जिसमें तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हो, और उन तीनों में से कोई एक भी रह जाए, इसका मतलब है वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल और देने की कोशिश करता हूं, विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। यहां देखिएगा बेटा, फॉर एग्जाम्पल बेटा, ये देखें, सल्फर भी राइट साइड पे होता है, ग्रुप 6 का होता है, स्लाइटली नेगेटिव और ये स्लाइटली पॉजिटिव। सपोज अब आप सोचें HS, गौर से देखिएगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। बताएं, सोचें, ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों नहीं हो सकता? हालांकि हाइड्रोजन भी इंवॉल्व है, इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है। इसके अंदर कौन कौन से रूल वायोलेट हो रहे हैं? दो रूल। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन के साथ नहीं है, पहला रूल। और जो नेबरिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो भी NOF में से नहीं है, इसका मतलब है ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। एक एग्जाम्पल आपको और देता हूं तो मुझे यकीन है मेरी बात समझ में आ जाएगी आपको। जैसे बेटा यहां देखें, HOH, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। मैंने इसको HF के अंदर डाल दिया, ठीक है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। अच्छा, मैं चाहूंगा आप फुली कॉन्सेंट्रेट करें उन तीन कंडीशंस के ऊपर। कौन सी तीन कंडीशंस? नंबर वन, पहली कंडीशन देखिएगा, अभी सुनो, तीनों कंडीशंस चेक कीजिएगा, तीनों ये देखो बेटा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन है पहली कंडीशन। ये किसके साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड है? NOF में से किसी के साथ है। और इसने जो अपने नेबरिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो की है, वो नेबरिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम NOF में से किसी के साथ है? किसी में से है? हाँ है। तीनों कंडीशंस फुलफिल हो गई। दिस इज फर्स्ट कंडीशन, दिस इज सेकंड कंडीशन, दिस इज थर्ड कंडीशन।
तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाए बेटा तो इसका मतलब है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। अगर मैं बात को थोड़ा समराइज करूं तो पता है मैं आपसे कब से क्या बोलना चाह रहा हूं कि बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो है वो किन तीन एटम्स की वजह से होती है, NOF की वजह से होती है। अब आपके दिमाग में ना एक सवाल आ सकता है, आपके दिमाग में एक सवाल ये आ सकता है बेटा कि सर इन तीन एटम्स में ऐसी कौन सी खास बात है जिसकी वजह से आपने पूरी इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस की कैटेगरी डिफरेंट कर दी है। तो बेटा हम ये आगे चल के पढ़ेंगे। देखो मेरी बात याद रखना, जैसे मैं कुछ जगहों पे कह रहा हूं ये हाइड्रोजन बॉन्ड है और कुछ जगहों पे कह रहा हूं ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस तीन टाइप्स की होती है ना, मैं तो सिर्फ पहली का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका मतलब है जिन इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस को मैं हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कह रहा हूं वो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस डेफिनेटली कुछ और होती होंगी, वो किसी दूसरी कैटेगरीज में से होती होंगी, तो वो हम पढ़ेंगे। अच्छा, अभी अगर आपके दिमाग में मैंने क्या कहा, ये सवाल आता है कि इन तीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की वजह से हमने कैटेगरी डिफरेंट क्यों कर दी है, तो इसका जवाब तुम्हें मिलेगा हमने ऐसा क्यों किया। जब हम इन तीनों इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस की आपस में कंपैरिजन पढ़ेंगे ना कि किसको किससे कंपेयर करें और क्या डिफरेंट है इनकी कंपैरिजन के अंदर, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस डिफरेंट होने से प्रॉपर्टीज पे क्या फर्क पड़ता है, तब जाके तुम्हें इंशाल्लाह और समझ में आएगा। तो मैंने बेसिकली कुछ नहीं किया, मैंने आपको आज सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन समझाई है, सिर्फ डेफिनेशन। तो मैं इसे ना कंटिन्यू करूंगा बट अपनी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह यहीं से इसको मैं आगे करूंगा। तो आप मुझसे इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट में पूछेगा। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।